You're watching Annie Kruro Explains और ये मेरी पहली एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियो है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्स को यूटा ने मारा था जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं जो बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुनिए गुस्सा हो जाते हैं और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से साटोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुन नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बैठा था। चोसो उसके पास आके पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकूना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकूना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोसो। चोसो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्सेस को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है जिसके दूसरी साइड चोसो खड़ा था। वो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही उन सबको मार देता है। एक कर्स चोसो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोसो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। चोसो उस पर अटैक करने जाता है तो वो उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोसो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकूना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखते हैं तो ये असल में यूटा था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूटा हो ना जिसे यूजी को मारने का काम मिला है।
नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूटा से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहां से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभाल लेता हूं। पर वो यूटा बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहां से भागने लगता है, पर यूटा उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना। पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोसो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहां से जिंदा वापस लौट जाओगे। इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्स से नहीं बल्कि यूटा से बच के भाग रहा था। यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। यह असल में यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। यूटा बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज है, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूटा फिर से यूजी पर हमला कर देता है। क्योंकि यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूटा पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। अब यूजी अपने चाकू को आगे करके यूटा की कटाना रोक लेता है, पर यूटा बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देख यूटा हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो का स्टूडेंट है। अब यूजी सोचता है कि बिना हथियार के वो यूटा से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूटा पर अटैक करने भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से बड़ा सा कर्स आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहां से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूटा अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है। और यूजी के अंदर बैठे सुकूना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोसो की धुलाई कर रहा था। चोसो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोसो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूं। चोसो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रांग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोसो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोसो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ोगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसी बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं, और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोसो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोसो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूं? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है कि चोसो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोसो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूं। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोसो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं, और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है, ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोसो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है, और फिर चोसो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास
भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS तकनीक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा तकनीक है, जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नाओया बुजान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नाओया को उल्टी होने लगती है, क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स तकनीक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था, वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं, जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ जैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो, वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है, जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। ये असल में यूजी की मदर काओरी है, और इसके माथे पर भी हम वैसे ही निशान देख सकते हैं जैसे नकली गेतों के माथे पर हैं। खैर, ये सपना यही खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है, और यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है, जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल सकता है। यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे ही हो, आपको क्या ही होगा। गोजो कहता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो किसी और को उसे मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है। मैं तुम्हें सच में मारूं, इसके लिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाव ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है कि तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं। यूता बोलता है कि रिवर्स कर्स तकनीक की वजह से। मैंने यूजी का दिल बंद होते ही उसे तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है, और ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। कभी न कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया, तो यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूं वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए हैं। मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। हमें कोई नहीं समझ सकता। हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेटो ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है, जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं, और इसका नाम है कलिंग गेम। और मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स्ड तकनीक को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना है। कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंगेन से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आज़ाद कैसे कर सकते हैं, और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब मास्टर टेंगेन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये बात पता है क्या, तो मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है कि मास्टर टेंगेन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे। उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं, और उनमें से कोई एक ही टूम्ब ऑफ द स्टार कॉरिडोर तक लेके जाता है, जहां मास्टर टेंगेन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंगेन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं। मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोसो यहां आके बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूं। महितो ने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं, जहां इन्हें माकी मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन निशान रह गए हैं। यूकी भी यही थी।
चोसो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखता है। इस तिजोरी में चोसो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी हुई हैं और अपनी तकनीक से चोसो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी बोलते हैं कि वो सब ठीक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुन चोसो को बहुत खुशी होती है। चोसो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोसो को यहां तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं जल्द ही अपने भाइयों को यहां से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहां तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहां एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं, लेकिन वहां रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि टेंगन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि टेंगन उनसे मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ के जाने लगते हैं, पर तभी टेंगन इन्हें आवाज लगाता है कि कैसी हो तुम लोग? जेनिन घराने की बच्ची यानी माकी, मितिजेन का खून यानी यूता, डेथ पेंटिंग्स यानी चोसो और सुकुना का वेसल यानी यूजी, तुम्हारा स्वागत है। यूकी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो टेंगन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। यूकी उससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था? टेंगन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो, मैं इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकता ना। यूकी पूछती है कि केंजाकू कौन है, तो टेंगन बताता है कि जो आदमी नकली गेटो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। किसी समय वो नोरितोशी कामो हुआ करता था। यूजी अब टेंगन से पूछता है कि आप इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? टेंगन बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूं, लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है। 500 साल जिंदा रहकर देखो, तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था, पर वो काम नहीं हो सका, तो मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वो खुद की पहचान खोकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और यूता पूछते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर कैसे निकालें। टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहां पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, यूकी और चोसो। टेंगन चाहता था कि इनमें से कोई 2 यहीं रुककर टेंगन की सुरक्षा करें, उसके गार्ड्स बनके। यूता बोलता है कि तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो अमर हो ना। माकी बोलती है कि तुम्हें प्रिजन रेल्म में सील होने का डर है क्या? यूकी भी कहती है कि जरा बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने समय के लिए। टेंगन अब बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स्ड एवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी कहता है कि ये काम तो वो आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से भी कर सकता है ना। तो टेंगन कहता है कि उसके पास उतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है, इसीलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वो इंसानियत और टेंगन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है कि पर टेंगन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है ना। टेंगन कहता है कि ये बात 12 साल पहले तक सच थी, पर उस समय मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूं और आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूं। चोसो बोलता है कि तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे? तो टेंगन कहता है कि अभी तुम जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक है। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सॉर्सरर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपने बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूं, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे। जो चीज टोक्यो में हुई वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है, तो टेंगन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बताया ना कि मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माकी बोलती है कि तुम मर्जर करने से मना कर देना, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। टेंगन बोलता है कि इवॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्स ज्यादा बन चुका हूं और केंजाकू मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक कर सकता है, जिसमें वो किसी भी कर्स को गुलाम बनाकर उससे कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए उसे गार्ड्स चाहिए, क्योंकि केंजाकू उसका बैरियर तोड़कर यहां कभी भी आ सकता है। यूकी बोलती है कि पर अभी ही क्यों? पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंगन इवॉल्व होकर एक कर्स बन गया, जिसे अब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वो करीब 1000 साल से जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो वो मर्जर अभी ही क्यों करना चाहता है? टेंगन बोलता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज, हम सबकी तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 आइज यूजर्स ने केंजाकू को 2 बार हराया। उसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और कोई भी बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता तो उसे वो 1 महीने के अंदर खत्म कर देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर्स आ ही जाते थे। फिर उसने 6 आइज वालों को मारने के जगह उन्हें सील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रिजन रेल्म का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 आइज यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग हुआ। तोजी जेनिन की एंट्री हुई। उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी।
इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट दिया और रिको यानी स्टार प्लाज्मा वेसन को मार दिया। उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिजन रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया, जिससे उसने गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है कि फिर ये कलिंग गेम क्या है। टेंगेन बोलता है कि कलिंग गेम मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जिससे टेंगेन का मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सकेगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग वाव से बांध रखा होगा, इसीलिए वो कलिंग गेम्स का मास्टर नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू को मारने से भी ये गेम नहीं रुकेगा। ये गेम तब एंड होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वो गेम में पार्टिसिपेट ना करें और फिर भी मारे जाएं। गेम एंड होगा ये कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो वो गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है। यानी यूता बोलता है कि हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स अर्न करके एक नया नियम लागू करना होगा कि त्सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ के जा सकते हैं। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो टेंगेन से पूछते हैं कि गोजो को कैसे आजाद करें, तो टेंगेन बोलता है कि पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड बनके यहाँ कौन रुकेगा। चोसू और यूकी दोनों यहाँ रुकने को मान जाते हैं। चोसो कहता है कि यूटा का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है और केंजाकू से तो चोसो को अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। यूकी कहती है कि उसे टेंगेन से कुछ बातें करनी है, इसीलिए वो यहाँ रुकना चाहती है, और यूटा तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। टेंगेन अब अपने पास से प्रिजन रेल्म जैसा दिखने वाला एक बॉक्स निकालता है और बोलता है कि ये प्रिजन रेल्म के पीछे का दरवाजा है, इसे खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं। पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसे किसी कर्स्ड तकनीक की जरूरत लगेगी, जो किसी भी कर्स्ड तकनीक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ही गोजो डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूटा बताता है कि वो और मिगेल अफ्रीका ब्लैक रोब ढूंढने ही गए थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। टेंगेन कहता है कि यानी अब एक ही तरीका है। कलिंग में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स में एक ऐसी सॉर्सरर है जो 1000 साल पुरानी है। वो खुद को एंजल कह के बुलाती है। वो किसी भी कर्स तकनीक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु। वो चाहे तो प्रिजन रेल्म का दरवाजा खोल सकती है। वो इन्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड है। ये लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगेन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होक्काइडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहां जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स हैं और वो जगह पवित्र है। ये रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ये लोग अब कलिंग गेम के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था, जिनमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी 10 दिन के अंदर त्सुमिकी को गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल था कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स्ड तकनीक रिमूव कर दी जाएगी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था कि हिस्सा ना लेने पर जरूर ब्रेन के साथ कुछ होगा, वरना तो कोई भी गेम में हिस्सा नहीं लेता। माकी बोलती है कि मतलब मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई तकनीक नहीं है, उन पे कोई रिस्क नहीं होगा। पांडा पर भी नहीं, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। गेम का तीसरा रूल है कि जो भी कॉलोनी में एंटर करेगा उसे गेम का खिलाड़ी माना जाएगा, चाहे वो सॉर्सरर हो या आम इंसान। और जो लोग कॉलोनी में पहले से रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहां से बाहर निकलने का। चौथा रूल है कि एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा रूल है कि सॉर्सरर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी अब पूछता है कि गेम मास्टर है कौन, तो टेंगेन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने। कोगाने बस गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। वहीं गेम मास्टर तो पर्दे के पीछे से सब देखेगा। छठा रूल है कि किसी खिलाड़ी के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वो गेम में एक नया नियम जोड़ सकता है, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी का बनाया नया रूल अपनाना ही होगा, बस उससे गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि ये गेम में तो नाइंसाफी होगी, तो टेंगेन बोलता है कि इन रूल्स के अलावा केंजाकू इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। 8वां और आखिरी रूल है कि 19 दिन तक अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि उसके पास कुछ आइडिया है। तो इन्हें गेम और बाकी सब इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी। यूकी और चोसो अब यहीं रहेंगे और टेंगेन की सुरक्षा करेंगे। माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कुछ कर्स्ड टूल्स वापस लाने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में रखे सारे कर्स्ड टूल्स जेनिन क्लैन और कामो क्लैन वाले ले गए हैं।
पर अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है तो वो आराम से उन टूल्स को वापस ला सकता है। ये खबर सुन यूजी एकदम से चौंक जाता है और मेगुमी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। माकी फिर टेंगेन से जूजो की लोकेशन मांगती है और वो पांडा को लेके वहां जाएगी और गेम में एंटर करेगी। यूता बोलता है कि वो तुरंत ही कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है ताकि वो पहले ही ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए ताकि इन्हें एक दूसरे से लड़ने की नौबत ना आए। कॉलोनी के अंदर शायद सिग्नल ना मिले तो ये लोग फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यूता यूजी से अलग रहा और सुकूना बाहर आ गया तो? मेगुमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हुआ तो मेरे मरने के बाद सुकूना को मार देना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। इनके पास लोगों की कमी है तो इन्हें हकारी को भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। यूजी पूछता है कि क्या वो स्ट्रांग है। यूता बोलता है कि वो थोड़ा मस्तीखोर है पर वो मुझसे भी स्ट्रांग है, तो ये उसे भी गेम में जरूर लेके जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहां से जाने लगते हैं। यूकी और चोसो यहीं रुक गए थे। यूजी चोसो का शुक्रिया अदा करता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। वहीं चोसो अपने छोटे भाई को जिंदा रहने का बोलता है और चुपके से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसके साथी उसे ये काम छोड़ देने को कहते हैं। वो 35 साल का हो गया है और उसके जोक्स पे कोई नहीं हंसता। उसे और कुछ काम करना चाहिए जो उसे सूट करे। उसका दूसरा साथी कैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में 2 तरह के कॉमेडियन होते हैं जो हमेशा पॉपुलर रहते हैं, पहले जो फनी होते हैं और दूसरे जिन्हें लगता है कि वो फनी है। वो तकाबा से पूछता है कि तुम कौन से टाइप के फनी हो। तकाबा पहले बोलता है कि वो 50-50 है, लेकिन फिर जवाब बदल के कहता है कि वो 70-30 है और हमें पता चलता है कि तकाबा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाला एक खिलाड़ी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माकी को जो जेनिन क्लैन यानी अपने घर वापस जाती है। सबसे पहले उसे नाओया मिलता है जो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल तो इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती हो और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूता और मेगुमी के पीछे दुम हिलाती रहोगी क्या? माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ जाने लगती है जहां सारे कर्स्ड टूल्स रखे हुए थे। माकी की मदर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम भूल गई क्या कि औरतों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। माकी कहती है कि उसके पास वेयरहाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन भी। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की वसीयत के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना और उसको कोई जायदाद भी नहीं चाहिए, पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घरानों में से अगर वो जेनिन घराने का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ, तो माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना भी आता है, पर माकी अभी इस लायक नहीं है। खैर, माकी की मदर उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है पर माकी उसकी नहीं सुनती और वेयरहाउस का दरवाजा खोल देती है और अंदर अपने फादर को देख वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जिनिची नाओया से बात कर रहा था कि मेगुमी जेनिन घराने का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है क्योंकि उसके संबंध गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से अच्छे हैं, पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और कामो क्लैन इनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जुजुत्सु हायरप्स ने सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आजाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, इसे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सब लोगों से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आजाद करने वाले थे। नाव्या कहता है कि प्लान तो अच्छा है लेकिन इसमें अंकल ओगी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी, तो जिनिची बताता है कि ये प्लान ओगी ने ही बनाया है। इधर वेयरहाउस में माकी को अपना फादर ओगी मिलता है जिसने पहले ही सारे कर्स्ड टूल्स यहां से गायब कर दिए थे और उसने माई को भी चाकू मार दिया है। अब माकी ड्रैगन बोन नाम का कर्स्ड टूल लेके आगे बढ़ने लगती है जो कि जूजो ने बनाया था। वो ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना काट देती है, लेकिन ओगी अपनी कर्स्ड एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओगी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो और मेरे सिर पे एक बदनुमा दाग हो, वरना जुजुत्सु के मामले में ओगी भी अपने भाई से कम नहीं था, लेकिन उसकी 2 निकम्मी बेटियां थीं। ओगी दोनों लड़कियों को एक चैम्बर में ले जाके पटक देता है और बताता है कि इस चैम्बर में ग्रेड 2 और उससे नीचे की कर्स्ड स्पिरिट्स भरी हुई हैं जो कि जल्द ही तुम्हें खा जाएंगी। फिर वो इन्हें अलविदा कहकर यहां से चला जाता है। माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और देखती है कि उसके दिल की धड़कन अब भी चल रही थी। फिर वो माकी का मुंह खोलकर उसे अपनी सांसें देने लगती है। माकी की आंखें एक सपने जैसी जगह में खुलती हैं, जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कर्स्ड एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, पर उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना पाती है। माई माकी से कहती है कि वो उसे कुछ बना के देगी, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और वो माई को रुकने बोलती है।
अब माई बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक इंसान ही माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्स्ड टेक्निक है, इसीलिए माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर माई मर गई तो अपने साथ वो अपनी कर्स्ड टेक्निक भी ले जाएगी, जिससे माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को कुछ देते हुए बोलती है कि एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी होश में आती है और देखती है कि माई अब इस दुनिया से जा चुकी है, और माकी के लिए वो एक सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधा किसी इंसान की सोल पे अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन की डेथ पर रोने लगती है और उन्हें कर्स्ड स्पिरिट्स ने घेर लिया था। इधर ओगी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक ही सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा उसे कभी तोजी से लगता था। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन माकी बिजली की तेजी से उसे खत्म कर देती है, उसी तलवार से जो माई उसके लिए छोड़ के गई थी। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांटा आके जिनिची और नाओया को बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओगी को मार दिया है। माकी से निपटने के लिए कुक्कुरू यूनिट को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं होती, पर ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लग रहा था कि माकी ने ओगी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोन और सोल कटाना दोनों थी। माकी सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ यहीं रह जाती तो शायद उनकी जिंदगी अच्छी होती। वो अपनी बहन से माफी मांगती है, पर वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। माकी अब कुक्कुरू यूनिट को गाजर मूली की तरह काट देती है। तभी चौजूरो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके 2 बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। ये हे यूनिट का मेंबर है, जिसमें जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ। वो कैप्टन के गले में हाथ घुसाकर और चौजूरो का दिल बाहर निकालकर उन्हें भी खत्म कर देती है। अब रांटा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह पर जमा देता है और जिनिची से कहता है कि जल्दी उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रांटा की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि माकी तो अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो जेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये जरूर उनका खात्मा कर देगी। जिनिची अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी के ऊपर गिराता है, जिससे यहाँ बड़ा धमाका होता है। रांटा को लगता है कि वे लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। पर हम देखते हैं कि माकी तो बिल्कुल ठीक थी। उसके हाथ में जिनिची था, जिसे वो नदी में बहा देती है। नाओया ये देख बोलता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तो माकी बोलती है कि नहीं, माई अपने साथ उसके दिल को भी ले गई है। नाओया जब छोटा था तभी से उसकी बहुत तारीफें होती थीं और सबको पता था कि बड़े होकर यही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुनता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। नाओया भी ऐसे लूजर की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने पहली बार तोजी को देखा तो उसका शरीर कांप गया था। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है और उसने जेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है। बस नाओया ही बाकी रह गया है। नाओया माकी पर सुपर स्पीड से अटैक कर देता है और वो उसकी मूवमेंट्स को गिनने लगती है। नाओया कहता है कि कमजोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर सच में किसी ने समझा है तो वो मैं हूं और गोजो, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारता ही रहता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था और वो सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर अटैक करने वाला था, जिससे एक बार में माकी का नामो निशान मिट जाए। माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उसकी हड्डियां टूटेंगी, पर नाओया रुक जाएगा। नाओया उसका प्लान समझ जाता है और उस पर अटैक करने की बजाय उसे टच कर देता है। नाओया जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाओया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है और वो उसको खत्म करने वाला था, लेकिन माकी पलट जाती है और बोलती है कि वो 24 FPS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपनी नई बॉडी की वजह से वो नाओया की टेक्निक समझ गई थी कि वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। वो घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिससे नाओया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। अब सिर्फ माकी की मदर ही बची थी। वो घर में जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी कट मार देती है। हम देखते हैं कि नाओया किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, पर पीछे से माकी की मदर आकर उसे चाकू घुसा देती है और दोनों खत्म हो जाते हैं। आखिर में वो सोचती है कि वो खुशनसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी लेके यहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए यहाँ आ जाती है और बोलती है कि उसने देर कर दी। माकी माई की बॉडी उसके हवाले कर देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में
में हमें पता चलता है कि माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया है। किसी को पता नहीं चलता कि ये काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर को करना है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मासामिची यागा को। यागा ने जब पैंडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स पपेट बना दिया था जिसकी कर्स्ड एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है। आसान शब्दों में कहें तो पैंडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे तो यागा पैंडा के जैसे बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे, पर यागा साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो वो उनसे कह देता है कि उसने गलती से पैंडा को बना दिया और अब ऐसा फिर से नहीं होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट्स बनाए हुए थे, पर उसने उन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट यागा से आके पूछता है कि उसका मूड खराब क्यों है, तो यागा बोलता है कि अब मैं कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे। इस जंगल को मास्टर टेंगेन प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। सभी पपेट्स यागा को अलविदा कहते हैं और ये भी कि वो उसे मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम पैंडा को देखते हैं जिसे हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि पैंडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कुसाकाबे पैंडा को आजाद कर देता है और बोलता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुका रहा हूं। असल में कुसाकाबे की एक बहन है जिसका बेटा तकेरू अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था जिसमें उसने तकेरू की इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिससे ये पपेट बिल्कुल तकेरू की तरह बात कर रहा था। उसे देख कुसाकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और उसने उस पपेट को गले लगा लिया था। यागा बोलता है कि वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा। कुसाकाबे की बहन इससे मिलने इसी जंगल में आ सकती है। कुसाकाबे इसके लिए यागा को शुक्रिया बोलता है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहना सॉर्सरर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो यागा बोलता है अपने बेटे पैंडा से मिलने। वो सॉर्सरर कहता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, अगर तुम बचना चाहते हो तो बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हैं। यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि गाकुगांची भी उसे यहाँ मारने आया था। इनमें लड़ाई होती है और ये यागा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। गाकुगांजी फिर उस दूसरे सॉर्सरर को यहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने की मेथड बताने लगता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स्ड पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा जो एक दूसरे को अब्जॉर्व करती रहेंगी, और करीब 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकुगांजी पूछता है कि तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो, पहले बताते तो तुम बच सकते थे। यागा बोलता है कि ये एक कर्स है जो अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। तभी पैंडा यहाँ भागते हुए आता है और देखता है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि उसका फादर यागा अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर यागा के पास जाता है। गाकुगांजी पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? पैंडा कहता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूं, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि एक पैंडा भी रो सकता है। पैंडा यागा की मौत पे रोने लगता है। दूसरी तरफ हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं, जिन्हें टेंगेन ने बताया कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा है, जहां आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सॉर्सरर आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मेगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं तो वो भाग जाएगा। हकारी ने हायर अप्स से लड़ाई कर ली थी और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है कि वो हमारी मदद करेगा भी। मेगुमी बोलता है कि वैसे तो वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन यूता ने भी बोला है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें किसी भी कीमत में उसे कलिंग गेम्स में लेके चलना है। एंट्रेंस पे इन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चों के घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मेगुमी बोलता है कि वो फाइट क्लब के लिए आए हैं, तो गार्ड उसे मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं। गार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। मेगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उसे मार चुका हूं और अब मैं खुद उस फाइटर की जगह लड़ने आया हूं। तभी उस गार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट में हिस्सा मेगुमी नहीं बल्कि यूजी लेगा। मेगुमी समझ जाता है कि इनका बॉस हकारी है और उसने सीसीटीवी में इन्हें देख लिया होगा। अब यूजी का काम है अंदर सबको इम्प्रेस करके किसी तरह हकारी से मिलना। वहीं मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीटकर हकारी तक जाना है, लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए, तो उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं करना है। अब शाम को यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसे बताता है कि फाइट के 2 रूल्स हैं।
पहला कि फाइट करने वाले फाइट छोड़ के भाग नहीं सकते, और दूसरा कि उन्हें कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है। यूजी पूछता है कि उनका बॉस कैसा है, तो गार्ड बोलता है कि तुम खुद उनसे मिलकर देख लेना। यहाँ दो तरह के मैच होते हैं, पहले तो असली और दूसरे स्क्रिप्टेड, जिनकी स्क्रिप्ट बॉस खुद बनाते हैं। और यूजी ने आज अच्छा खेल दिखाया तो बॉस उसे मिलने जरूर बुलाएंगे। यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है जहाँ कई सारे लोग थे, और ये देख यूजी खुश हो जाता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पैंडा है। हकारी को हम सीसीटीवी वाले कमरे में देखते हैं जो किरारा के साथ बैठा हुआ था। किरारा भी जुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है कि आजकल के मैच बहुत ठंडे और बोरिंग हो गए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैंडा को हरा सकते हैं। लेकिन यूजी और पैंडा बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और सबका मनोरंजन कर रहे थे। यूजी पैंडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या, तो पैंडा कहता है कि नहीं। यूजी पैंडा को हल्के से पंचेस मार रहा था और पैंडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यूजी अब उसे एक नकली मुक्का मारता है और पैंडा दूर जाके गिरता है और बोलता है कि अरे बहुत जोर से मारा रे, मैं तो हार गया। यूजी की फाइट देख हकारी भी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। गार्ड की शैडो में छुपा मेगुमी भी ये बात सुन लेता है। पांडा और मेगुमी फिर जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये शायद किरारा की कर्स्ड टेक्निक की वजह से हो रहा होगा। मेगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, तो पांडा कहता है कि हाँ, स्कूल में वो लड़का ही था। खैर, अब सब कुछ यूजी के हाथ में है। पांडा कहता है कि यूजी की पर्सनालिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता, तो वो पकड़ा ना जाए इस डर से दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा, ये बाहर के सभी गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक है। इधर यूजी और भी मैच जीत जाता है और फिर हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है। हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो। यूजी पूछता है कि काम कौन सा करना है, तो हकारी कहता है कि वो जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है कि ये तो स्कैम है। हकारी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ये काफी जाना माना स्कैम है, जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा कोर्स खरीद लो। लेकिन काफी मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं, और इसका कारण है गर्मी। सबके अंदर गर्मी होती है अमीर बनके अपनी जिंदगी बदलने की। इसके बिना तो लोग प्यार भी नहीं कर सकते, और हकारी को गर्मी बहुत पसंद है, और गर्मी का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है, और वही लोग इसे बुरा बताते हैं जिन्हें हारने से डर लगता है। हकारी के लिए जुआ ही जिंदगी है, और वो अपने फाइट क्लब को पूरे देश में फेमस करना चाहता है ताकि सब लोगों की गर्मी उसके कंट्रोल में हो। कर्स्ड स्पिरिट्स के बारे में अब आम जनता को भी पता चल गया है, और जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बैंड बजी पड़ी है। यही सबसे अच्छा मौका है अपना बिजनेस बड़ा करने का, और वो यूजी को भी इसका हिस्सा बनाना चाहता है। तभी हकारी को किसी का कॉल आने लगता है। हकारी अब यूजी से पूछता है कि कुछ ठंडा पियोगे, तो यूजी बोलता है कि कुछ भी चलेगा, बस दारू नहीं। हकारी बोलता है कि तुम्हें पता है सटोरू गोजो भी दारू नहीं पीता। अब यूजी कहता है कि ये सटोरू गोजो कौन है, कभी उसके बारे में सुना नहीं। और यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो को ना जानता हो। हकारी यूजी से बोलता है कि तुम जुजुत्सु हाई से आए हो ना, और ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि उसे किरारा का कॉल आ रहा है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। यूजी उसे बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन हकारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो गया हूँ। यहाँ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मेगुमी को, जो एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर घुसाया था। फिर वो उस गार्ड को सुला देता है। दूसरी तरफ पांडा भी 2 गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है। दूसरा गार्ड पहचान जाता है कि ये तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। पांडा भी इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, जिन पर कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे। ये दोनों फिर छत पे आ जाते हैं जहां हकारी का ऑफिस है, लेकिन तभी किरारा इनके सामने आ जाती है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ ही होगी। मेगुमी को देख किरारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी पर खतरा है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है। मेगुमी अब अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला करता है, लेकिन वो उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे पांडा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की तकनीक की वजह से पांडा उसके करीब जा ही नहीं पा रहा था। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है, लेकिन तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खिंचा चला आता है। मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स्ड टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ था। मेगुमी किरारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं हैं, तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है। वहां जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा सुनने को तैयार नहीं थी।
तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, उन्हें नई तरह की कर्स्ड टेक्निक्स पसंद नहीं है। टाइम के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स होता जा रहा है और हायर अप्स को ये पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है कि हायर अप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसेई को सील कर दिया गया है, पर किरारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, इन्हें किरारा को मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सब के ऊपर एक्क्रक्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पर लिखा था गैक्रक्स। मेगुमी के रैबिट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वो अपनी कर्स्ड तकनीक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह मेगुमी से जाके चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट तकनीक कैसी थी। पांडा बोलता है कि एकदम मस्त, बहुत क्यूट रैबिट्स थे, लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी बोलता है कि मेरा मतलब कौन कौन सी जगह वो नहीं जा पा रहे थे, तो पांडा कहता है कि किरारा और ऑफिस रूम। देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर एक्ट्रक्स लिखा मिलता है। मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की तकनीक तारामंडल से कनेक्टेड है, वो जरूर सदन क्रॉस नामक तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। जो सुन किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता लग जाता है कि उसका तुक्का सही है। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी तकनीक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, पर वो उन्हें रोक के रहेगी। मेगुमी अपने बहन तुस्मिकी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को सदन क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है और इसमें 4 स्टार्स होते हैं और ये क्रॉस के शेप में होता है। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। पर किरारा चाहती तो अंदर भी जा सकती थी, पर वो खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच में कोई 5वां स्टार है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, फिर ही वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उनकी तकनीक पता न चल जाए, तो वो कार के ऊपर इमाई लिख देती है, जिससे वो कार जाके पांडा से टकरा जाती है। पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंकता है तो वो कार वापस से उसके मुंह पे आके लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता होगा, लेकिन उसने मेगुमी को तो कभी छुआ नहीं था, पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को छुआ था, यानी वो इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसी चीजों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स्ड एनर्जी डाली गई होगी। वो कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीजें देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी कि वही 5वां स्टार है। दोस्तों, किरारा की तकनीक का नाम है लव रॉन्डेवू, जिसमें वो सदन क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार दे देती है। अगर वो 2 चीजों को सेम स्टार देती है तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मेगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे हैं। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चले, और ये रास्ता है इन स्टार्स की पृथ्वी से दूरी। यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाके वो किरारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंकता है, यानी कि मेगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आके उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। और जैसे ही उसके और मेगुमी के बीच में किरारा आई, उसने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग अपने साथ किरारा को भी खींचते हुए मेगुमी तक ले आया। किरारा को अब मजबूरी में अपनी तकनीक को बंद करना पड़ता है। मेगुमी किरारा का हाथ बांध देता है और बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉग इसी तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। मेगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन वो अब समझ गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली आती हैं। पहले मेगुमी डॉग की तरफ खिंचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देख किरारा उससे इंप्रेस हो जाती है। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। किरारा अब मान जाती है, पर तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था। वो उसे एक और मुक्का मारता है और ये देख हैरान हो जाता है कि यूजी तो बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा और बोलता है कि तुम पागल हो क्या। यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, इसीलिए वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही पलटवार करेगा। ये देख हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्ला के बोलती है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले इनकी बात सुन लो।
हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा होता है। हकारी पूछता है कि तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए, तो यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया है कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है कि मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो। तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है? यूजी बोलता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर यानी कॉग हूं, वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर्स करते हैं कर्सेस को मारने में। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना? गोजो सेंसेई ने बोला था कि मेरी कर्स्ड एनर्जी बाकियों से थोड़ी कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से बोलता है कि यूजी को लेके यहां से दफा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी यूजी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। जो देख हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है कि मैं बस एक कॉग हूं, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वो अब हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी मन में सोचता है कि तो ये है एक कॉग की गर्मी। वो उसे फिर से पंच मारने लगता है तो किरारा उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम थक गए हो ना। हकारी अब रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से डील करने को तैयार हूं। किरारा बताती है कि वो भले ही हायर अप्स से नफरत करते हों, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहां पर एक शिकिगामी आ जाता है। ये कोगाने है जो कि कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। ये कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, उसके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने नए रूल जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने ऑलरेडी इतने कर्सेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमजोर लग रहे थे। 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रांग थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकुना से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है ससाकी, जो यूजी की स्कूल वाली दोस्त है और यूजी इसके भूतिया क्लब में भी था। केंजाकू यहां इसके सामने आता है और बोलता है कि वो एक सॉर्सरर है। उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। यहां से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है, और ये बैरियर करीब 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। केंजाकू ने इन बैरियर्स को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन वो किसी को यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जो आम लोग पहले से ही बैरियर वाली जगह में रह रहे थे, उनके पास एक मौका है कि वो इस बैरियर को छोड़ के जा सकते हैं। केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़ के आएगा और जाने के बाद उन्हें लगेगा कि वो कोई सपना देख रहे थे। ससाकी पूछती है कि क्या ये एक सपना है, तो केंजाकू कहता है कि ये सपनी और हकीकत के बीच की एक दुनिया है, एक कर्ज की तरह। ससाकी यहां से निकलने का फैसला करती है और केंजाकू उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। वो रास्ते में उससे ये भी कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। जो बात उसे समझ नहीं आती, तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर आ गई थी। यहां उसे अपना दोस्त इगुची भी मिलता है, ये भी इनके भूतिया क्लब में मेंबर था। यहां हम ढेर सारे आम लोगों को देखते हैं। इन्हें केंजाकू ने बैरियर से बाहर निकाल दिया था। इन सब के सपने में केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात उसने सिर्फ ससाकी को बोली थी, और तभी ससाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों, यूजी टेक्निकली केंजाकू का बेटा है क्योंकि उसकी मां की बॉडी में केंजाकू ही था। खैर, दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी हकारी को बताते हैं कि गोजो को सील कर दिया गया है, जो सुनकर वो चौंक जाता है। पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो सुन यूजी और मेगुमी भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। ये खबर सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसे थे। हकारी को भी ये बात सुन अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना दुखी तो वो तब भी नहीं हुआ था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर आके लगा था। हकारी अब कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, उसे इसके बदले कुछ चाहिए। पांडा जानता था कि वो जुजुत्सु के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है ताकि वो अपना फाइट क्लब खुले में चला सके। क्योंकि आम लोगों को जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है तो जुजुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव तो होंगे ही। मेगुमी बोलता है कि हकारी को जो भी चाहिए वो मैं करवा दूंगा क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूं, जो सुन हकारी और भी ज्यादा चौंक जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी अब मन में सोचता है कि जेनिन फैमिली का हाथ उस पर रहेगा तो वो कोई भी कानून बनवा सकता है, और वो मेगुमी से बोलता है कि पगले हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेचारे हकारी को पता ही नहीं है कि माँ की जेनिन क्लैन के सभी लोगों को निपटा चुकी है और उसमें अब कोई नहीं बचा है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। तभी इनके पास एक शिकिगामी आ जाता है। इसका नाम कोगाने है, जो इनको कलिंग गेम की खबर देने आया था कि काशिमा नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया नियम जोड़ा है कि कोई भी किसी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है।
जैसे कि उसका नाम, उसके पॉइंट्स और ये भी कि वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। कोगाने बताता है कि वो यूजी का खबरी है जो उसे गेम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब ये सुन मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी तो अभी गेम में एंटर किया भी नहीं है, तो ये कोगाने उसके पास कैसे आ गया? यानी कि यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का हाथ है। उसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी पुराने सॉर्सरर्स ने किया था कि अगर केंजाकू उन्हें वापस जिंदा करता है तो वो उसके कलिंग गेम में जरूर हिस्सा लेंगे। पर मेगुमी तो ये बात समझ नहीं आती कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था, जिससे सुकुना उसके अंदर जिंदा हुआ, या ये भी केंजाकू का ही कोई मास्टर प्लान था। खैर, ये लोग अब बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें काशिमो के बारे में पता चलता है, जिसने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए हैं, यानी कि उसने कम से कम 40 लोगों को एलिमिनेट किया है। अब मेगुमी सोचने लगता है कि अगर वो लोग इस काशिमो को एक और नया नियम जोड़ने के लिए मना लें तो इन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। वो कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। तो काशिमो के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट्स थे। उसका नाम है हिगुरुमा। मेगुमी का प्लान था इन लोगों से ऐसे रूल्स ऐड करवाना जिससे त्सुमिकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ के जा सकें। पहले तो इन्हें रूल नंबर 8 का इलाज करना पड़ेगा, जो था कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये लोग एक नया नियम जोड़ेंगे कि प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स बांट पाएंगे और इन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम ये लोग जोड़ेंगे कि प्लेयर अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम छोड़ के जा सकता है। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर देगा और इस तरह के रूल को गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। तो मेगुमी बोलता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रखेंगे कि प्लेयर गेम के बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी नए खिलाड़ी को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान बन गया था। इन्हें एंजल को ढूंढना था जो कि गोजो को प्रिजन वेल्म से आजाद करवा सकती है। साथ ही इन्हें काशिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है, उनसे 2 नए नियम ऐड करवाने के लिए। इन्हें प्लेयर की लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है कि शायद उसका असली नाम कुछ और है, पर टेंजन ने इन्हें बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 वाली कॉलोनी में है। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तो मेगुमी बोलता है कि जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि वही एंजल है। हकारी बोलता है कि वो और पांडा नंबर 2 वाली कॉलोनी में जाएंगे, वहीं यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में, और किरारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। काशिमो सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी लग रहा है, तो हकारी को ही इससे लड़ना पड़ेगा। वहीं पांडा अपनी सूंघने की शक्ति से एंजल का पता लगाएगा। किरारा पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं चलेगी, तो हकारी बोलता है कि यूटा जब से बैरियर में गया है उसने इन्हें कॉल नहीं किया है, मतलब बैरियर के अंदर जाते ही इनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा, तो बाहर की खबर रखने के लिए किसी को तो रुकना होगा। यूजी नहीं चाहता था कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाएं, क्योंकि उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर न दे। पर मेगुमी उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया है वो सही है। खैर, अगले दिन यानी 12 नवंबर को ये सब लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। कोगाने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है। अगर ये लोग इसमें एंटर करते हैं तो ये भी इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हकारी और पांडा इसके लिए हां कर देते हैं। नंबर 1 कॉलोनी के अंदर हम हान्यू नाम की एक औरत को देखते हैं, जो वॉकी टॉकी से रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वहीं रिन आसमान की तरफ देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा था। हान्यू अब अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे उसके बाल किसी जेट के इंजन में बदल जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी कहता है कि इन्हें पुराने सोर्सरर्स से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। 1000 साल पहले तो लोगों को लड़ने में ही मजा आता था, शायद इसीलिए उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वो कलिंग गेम के खिलाड़ी बने होंगे। काशिमो और हिगुरुमा दोनों पुराने सोर्सरर्स लग रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स्ड स्पिरिट से भी बच के रहना होगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए जमाने के सॉर्सरर्स जो त्सुमिकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं, वो जरूर इनकी बात मान जाएंगे। तो इनका सबसे पहला काम है हिगुरुमा को ढूंढना। ये लोग अब एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं और ऐसा करते ही ये लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो आसमान से गिरते हुए आता है। 9 फिक्स्ड लोकेशंस हैं और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकता है। ये चीज रूल्स में नहीं लिखी गई थी। इन 9 लोकेशंस पर कुछ खिलाड़ी पहले से ही कैंप करके बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही कोई नया बंदा आए तो ये उसे खत्म कर सकें। रिन आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है और सिग्नल दे देता है। तभी हान्यू उड़ते हुए आती है और यूजी को टक्कर मार देती है और दोनों एक बिल्डिंग से जाके टकराते हैं।
हान यू के इस अटैक से लोगों की चटनी बन जाती है, पर वो हैरान थी कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत ताकतवर है। वो अपने पार्टनर को भी इस तरफ बुला लेती है, लेकिन तभी यूजी एक पत्थर फेंक के उसे मारता है और हान यू किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरती है। तभी हान यू का पार्टनर हाबा भी यहां आ जाता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। उसके बाल हेलीकॉप्टर के पंख जैसे हो जाते हैं। हाबा यूजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हान यू को गिरा दिया। वहीं यूजी सोच रहा था कि वो इनसे हिगुरुमा के बारे में कुछ पूछ लेगा। रिन दूर से ये सब देख रहा था और वो पहचान जाता है कि वो लड़का तो यूजी है। इधर मेगुमी ने भी एक लड़की को हरा दिया था जिसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था। मेगुमी को भी चिंता हो रही थी कि यूजी कहां पर है। ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है कि उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन उन दोनों का लक्ष्य एक ही है, हिगुरुमा को ढूंढना। इधर यूजी और हाबा में लड़ाई हो रही थी। यूजी हाबा की टांग पकड़ के उसे नीचे पटक देता है, जिससे हाबा समझ जाता है कि यूजी बहुत स्ट्रांग है। हाबा सिर्फ अपने पंखे से ही अटैक कर रहा था, तो यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हाबा बिल्डिंग को कट करते हुए अंदर आ रहा था। अब यूजी उसके सिर पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हाबा को चक्कर आ जाते हैं। वो अब भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मार देता है, जिससे हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इससे हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी रिन पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि वो हिगुरुमा कहाँ है, और ये भी कि वो यूजी को जानता है। यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कह के बुलाया करते थे, जो सुन यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन सेंडाई से है। रिन अब यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनं तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रिन बोलता है कि वो मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना वो उसे भी एलिमिनेट कर देते। खैर, रिन का कहना था कि हिगुरुमा इकेबुकुरो नाम की जगह पर है। दूसरी तरफ वो लड़की रेमी भी कहती है कि उसे पता है हिगुरुमा कहाँ पर है। वो मेगुमी को उसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वो उसका नाइट बनके उसे प्रोटेक्ट करे। मेगुमी बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं है, अगर पॉइंट्स कमाने के लिए उसे किसी को मारना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसे ये भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं बल्कि नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को तो बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया गया था, लेकिन हम जैसे सॉर्सरर्स जो पहले से ही इस जगह में रह रहे थे, हमें ये मौका मिला ही नहीं, और हमारे लिए ये कलिंग गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, और सब लोग यहाँ बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सॉर्सरर्स तो हरामी हैं ही, लेकिन नए सॉर्सरर्स भी इनके लिए खतरा बन सकते हैं, और ये बात यूजी को पता नहीं है। खैर, रेमी अब बोलती है कि हिगुरुमा शिंजुकू एरिया में है। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। मार्च 2016 में कोई चोर एक माँ और बेटी का खून कर देता है। पुलिस इस क्राइम के लिए कीता नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है, जो उसी एरिया में रहता है, पर कीता का कहना था कि वो निर्दोष है। हिगुरुमा, जो कि डिफेंस लॉयर है, वो कीता से मिलने जाता है। असल में जब पुलिस वाले कीता से पूछताछ करने गए थे तो वो वहां से भाग गया था। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया और उन्हें उसके कमरे में एक खून से सना हुआ चाकू मिला था, और ये खून उसी माँ बेटी का था, यानी कि कीता रंगे हाथों पकड़ा गया था। पर कीता बोलता है कि वो पुलिस से डर के इसलिए भागा क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी। वो जहां रहता है वहां कैट रखना अलाउड नहीं है, इसलिए कीता अपनी कैट को बचाने के लिए भागा था। और रही बात उस चाकू की, तो वो उसे सड़क पर पड़ा मिला था। हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में आता है और उसकी असिस्टेंट शिमिजू बोलती है कि कीता की कहानी तो झूठी लग रही है। कीता रास्ते में पड़ा चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डर के क्यों भागेगा? हिगुरुमा बोलता है कि कीता को पुलिस वालों ने पहले भी परेशान किया है, और उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में चाकू जमा करवाने जाने वाला था, क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउड नहीं है, वरना आस पड़ोस में अमीर लोगों को परेशानी होती है। कीता एनपीओ नाम के शेल्टर में काम करता है, जहां बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बल्कि बस जेब खर्च के पैसे और एक टाइम का खाना दिया जाता है, और इसके बाद भी कीता से महीने का 50,000 येन रेंट के नाम पर लिया जाता है। खैर, कीता के मोहल्ले में कई लोग रहते हैं जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनमें से भी कोई चोर हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि कीता निर्दोष है। शिमिजू कहती है कि हम सरकारी वकील हैं, तो हमें वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, और उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। सबको पता है कि इस केस में कीता को सजा जरूर मिलेगी, फिर भी हिगुरुमा उसका केस क्यों लड़ना चाहता है? तो हिगुरुमा बोलता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज रहती है। तो शिमिजू चिल्लाते हुए बोलती है कि कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। शिमिजू फिर तकागी से मिलने उसके कैफे जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा है, वो पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं है।
उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग का केस आया था जिसमें एक 19 साल के लड़के को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी। हिगुरुमा वो केस हार गया था और फिर वो लड़का उसी पर चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को मना किया था कि ऐसे केस मत लिया करो जिनको जीतना नामुमकिन हो। कमजोरों की रक्षा करना ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ ना खराब कर ले। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीता को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही कीता के मोहल्ले से एक और लड़का गायब है, तो हो सकता है कि चोरी उसी ने की हो। साथ ही क्राइम वाले समय पर कीता एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था। साथ ही चोरी का कोई भी आइटम कीता के घर से बरामद नहीं हुआ है। कीता हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उस पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर से अपील जरूर करेगी। फिर से ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा फंडिंग या ज्यादा स्टाफ नहीं होता है, जिससे वो कोई नया सबूत पेश नहीं कर सका कि कीता निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, पर वो इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं है और सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। हिगुरुमा ये देख चौंक जाता है और खुद से पूछने लगता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तकाजी ने हिगुरुमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूं जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए हिगुरुमा हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। खैर, जज कहता है कि किसी को इस फैसले से ऐतराज हो तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हिगुरुमा अब खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। इस टाइम पर ही हिगुरुमा की पावर्स अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। हम एक आदमी रेजी को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थीं और वो इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का आने का। खैर, कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में था तब कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देखता है और मन में सोचता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे साल इसे ऐसे ही बुली करते रहेंगे। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और दूर से तमाशा देखता रहता है। पर तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है और इन बुलीज को रुकने को बोलता है। रिन को लगता है कि एक और गधा आ गया इनसे पिटने, लेकिन ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूजी था जो उन बुलीज की धुनाई कर देता है और ये देख रिन शॉक हो गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन यूजी को एक थिएटर के पास लेके जाता है और बोलता है कि हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। यूजी उसे शुक्रिया कह अंदर जाने लगता है। रिन बोलता है कि वो खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला है, लेकिन उसने हाबा को बुरी तरह से पीटा था। यूजी कहता है कि वो खुद को संभाल सकता है और अंदर जाने लगता है। रिन उसे कुछ बताना चाहता था पर वो नहीं कह पाता। दूसरी तरफ रेमी भी मिगुमी को लेके एक जगह जाती है और असल में रेमी ने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे रेजी के पास लेके गई थी। ये जानकर मिगुमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और बोलता है कि उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है जो कि एक बाथटब के अंदर लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़े पहने। हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने पर सुकून मिलता है। यूजी सीधा काम की बात करने लगता है, पर हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूं और मुझसे बात करने की फीस 5000 येन है, जो सुन यूजी चौंक जाता है। लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि लालची वकील बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है जिसे जुजुत्सु की पावर मिल गई है, तो हो सकता है कि बातों से ही इसे मना ले। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मिगुमी बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मिगुमी बोलता है कि ये एक रिचुअल है जिसके पूरा होने पर सभी जापानी लोग बदल जाएंगे। ये सुन रेजी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम केंजाकू को जानते हो। मिगुमी को पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू की पहचान वाला कोई सॉर्सरर तो होगा ही। रेजी का मानना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। मान लो कि 1000 सॉर्सरर्स इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और हर कॉलोनी में करीब 100 सॉर्सरर्स हैं, पर इन कॉलोनीज में काशिमो और हिगुरुमा जैसे महाशक्तिशाली लोग भी हैं जो आसानी से बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर तो गेम रुक सा जाएगा। इन दोनों ने मिलकर ही करीब 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। मिगुमी ने भी ये बात नोटिस की थी क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रेजी बताता है कि कई मॉडर्न सॉर्सरर्स तो आसमान से एंट्री लेते ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही क्यों, बल्कि वो तो चाहता कि सॉर्सरर्स आपस में लड़ते ही रहें।
रेजी का मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बचेंगे तब केंजाकू उन पर बॉम्ब फोड़ के खुद ही कलिंग गेम को खत्म कर देगा। इसी समय हम केंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना के कुछ गवर्नमेंट के लोगों से मीटिंग करने गया था। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम को बंद करवाना चाहता है। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करवाना है जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमा साफ मना कर देता है। असली रियलिटी का कानून बहुत खोखला है। वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून कैसे काम करता है। उसे जानना है कि जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सजा मिलेगी। क्या उन्हें केस रखने का मौका दिया जाएगा, क्या कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि गेम जल्दी एंड हो जाए। यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में यही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानेगा और वो सीधा उसे धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करने दो। हिगुरुमा अब खड़ा होकर बोलता है कि तुमने कभी किसी को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो। मैंने सोचा था ये उससे भी अच्छा लगता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स है, यानी वो ऑलरेडी करीब 20 सॉर्सरर्स को निपटा चुका है, तो यूजी को थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। हिगुरुमा अब यूजी के सामने आकर बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग यानी आखिरी सुनवाई, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब तक हमने देखा कि हिगुरुमा यूजी की बात नहीं मानता और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। यूजी सोचता है कि डोमेन खुलने से पहले ही उसे हिगुरुमा पर अटैक कर देना चाहिए। वो भागकर हिगुरुमा के पास जाता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। हिगुरुमा बोलता है कि उसके डोमेन में मार मारी करना अलाउड नहीं है और ये नियम उन दोनों पर लागू होता है। इसके बाद ये दोनों एक कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हिगुरुमा का डोमेन असल में एक कोर्ट के जैसा है जहां यूजी के खिलाफ ट्रायल होगा और हिगुरुमा के पीछे जो शिकिगामी है वो इस कोर्ट का जजमैन है। जज बोलता है कि यूजी पर आरोप है कि वो 18 साल से छोटा होने के बाद भी वेगस पार्लर में गया था। हिगुरुमा कहता है कि जजमेंट को डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन हिगुरुमा को ये सारी जानकारी नहीं पता। आखिरी फैसला इन दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही होगा। तभी हिगुरुमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है जो कि असल में सबूत था कि यूजी सच में उस पार्लर में गया था कि नहीं। ये सबूत उस जजमेंट ने दिया है। इस सबूत का मतलब ये नहीं कि यूजी दोषी है। पहले यूजी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही हिगुरुमा इस सबूत को खोलेगा। यूजी को कोशिश करना है कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। ऐसा डोमेन देखकर यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा तो सच में एक लॉयर है। टेंजन ने यूजी को बताया था कि पुराने जमाने के सॉर्सरर्स भी डोमेन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन डोमेन्स में गारंटी हिट इफेक्ट नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गोजो के डोमेन में फंस जाता है तो 100% उसे गोजो का अटैक लगेगा ही। इसे ही गारंटी हिट इफेक्ट कहते हैं, जो लगभग सभी के डोमेन्स में होता है। लेकिन पुराने जमाने में लोग सिर्फ इसीलिए डोमेन खोलते थे ताकि सामने वाला लड़ाई छोड़ के भाग ना जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ गारंटी हिट इफेक्ट वाले डोमेन बढ़ते गए। खैर, यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा के डोमेन में कोई हिट इफेक्ट नहीं है, यानी ये डोमेन यूजी को चोट नहीं पहुंचा सकता, और बाइंडिंग वाव की वजह से हिगुरुमा को इस डोमेन के रूल्स भी यूजी को बताने होंगे। हिगुरुमा बोलता है कि यूजी को अपनी सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद हिगुरुमा सबूत देखकर अपनी दलील देगा और फिर जजमेंट फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा, लेकिन हिगुरुमा ये बताना जरूरी नहीं समझता। वो बस बताता है कि अब यूजी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो चुप रहे और कुछ भी ना बोले, यानी साइलेंस। दूसरा कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, यानी कन्फेशन। और तीसरा कि वो मना कर दे कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है, यानी डिनायल, जिसमें वो चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। जो सुन यूजी चौंक जाता है कि ट्रायल में झूठ बोल सकते हैं। तो हिगुरुमा कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यूजी सोचने लगता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो पार्लर में गया भी था और उसने वहां गेम्स भी खेले थे और पैसे भी जीते थे। लेकिन सजा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना होगा, पर उसे ये नहीं पता कि उस सबूत में आखिर क्या है। अगर सबूत में ये बताया गया है कि यूजी उस पार्लर में गया ही नहीं था तो यूजी मना कर सकता है। अगर सबूत में ये है कि यूजी अंदर गया था तो यूजी बहाना बना सकता है कि वो तो अंदर सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने गया था। लेकिन इससे ये साबित हो जाएगा कि वो अंदर गया था। वो कन्फेस भी कर ले तो शायद उसकी सजा कम हो जाए। लेकिन यूजी को तो ये भी नहीं पता कि इस जगह सजा क्या मिलती है। अब यूजी बोलता है कि वो पार्लर के अंदर गया था, लेकिन सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने। हिगुरुमा अब सबूत को ओपन करता है। उसमें से यूजी की एक फोटो निकलती है जिसमें वो पास के ही एक एटीएम में खड़ा था, यानी सबूत का पार्लर से कोई लेना देना नहीं था। पर यूजी ने खुद बोल दिया कि वो पार्लर में गया था और सबूत के मुताबिक उसने एटीएम से पैसे भी निकाले थे।
यानी वो अंदर सिर्फ मूतने तो नहीं गया होगा और उसने गेम्स भी खेले होंगे, जबकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। फिर भी पार्लर में घुसकर उसने कानून तोड़ा है। यूजी सोचता है कि ऑप्शन 3 ही सही था, उसे साफ मना कर देना था कि वो पार्लर में गया ही नहीं था। फिर एटीएम वाली फोटो से कुछ भी साबित नहीं होता। हिगुरुमा भी बोलता है कि एटीएम से पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं है, यूजी को सिर्फ कहना था कि उस पे लगा इल्जाम गलत है। खैर, जजमेंट ऑफ फैसला सुनाता है कि यूजी दोषी है और उसकी सजा है कॉन्फिस्केशन। इसके बाद ही जज और डोमेन दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये लोग असली दुनिया में आ गए थे। हिगुरुमा तुरंत ही यूजी पर अपना हथौड़ा फेंककर मारता है, जो उसके हाथ पे जाके लगता है और उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। हिगुरुमा फिर यूजी के करीब आता है और वो हथौड़ा गायब होकर वापस उसके हाथ में आ गया था। वो उस हथौड़े को अपनी पावर से बड़ा कर लेता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा अपने हथौड़े को कहीं से भी बुला सकता है और उसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकता है। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो, जिसपे यूजी बोलता है कि ये बात मैं 50 बार सुन चुका हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा की उम्र 36 साल है। उसने लॉ यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स को बड़ी आसानी से पास कर लिया था, वो भी पहले अटेम्प्ट में। हिगुरुमा के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। उसने सिर्फ वहीं दिमाग लगाया जहां जरूरत थी। आसपास के लोग तो उसे जीनियस मानते थे, लेकिन हिगुरुमा जितना अच्छा लॉयर है, उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड सॉर्सरर है। पावर मिलते ही उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था और फिर वो अपनी टेक्निक को एनालाइज करते हुए उसने बाकी बैरियर टेक्निक्स को भी सीख लिया और उसके बाद कर्स एनर्जी कंट्रोल करना भी। और पावर मिलने के सिर्फ 12 दिन बाद ही हिगुरुमा ग्रेड 1 के सॉर्सरर जितना पावरफुल हो गया है। कलिंग गेम में एंटर करने से पहले उसने न जाने कितने कर्स स्पिरिट्स को खत्म किया है और अब तक वो 20 प्लेयर्स को हरा चुका है। हिगुरुमा अब अपने हथौड़े को बहुत लंबा करके उससे यूजी पर अटैक करता है। फिर वो अपने हथौड़े को बार बार यूजी की तरफ मिसाइल की तरह भी फेंकता है, लेकिन यूजी किसी तरह सारे अटैक से बच रहा था। हिगुरुमा पूछता है कि तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्या? तो यूजी बोलता है कि नहीं, और इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। हिगुरुमा बोलता है कि जिसे भी कॉन्फिस्केशन की सजा मिलती है, वो कुछ टाइम के लिए अपनी कर्स तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन लगता है कि यूजी के पास कोई कर्स तकनीक है ही नहीं, इसीलिए जज ने यूजी की कर्स एनर्जी को ही उड़ा दिया है। दोस्तों, कर्स तकनीक हर सॉर्सरर की एक स्पेशल पावर होती है। जैसे मेगुमी अपने शिकिगामी को सम्मन कर सकता है, लेकिन यूजी के पास तो कोई तकनीक है ही नहीं, वो तो बस लात घूंसे ही मारता है। हिगुरुमा मन में सोचता है कि बिना कर्स एनर्जी के भी यूजी उसके सामने टिका कैसे है। इसका मतलब उसका शरीर ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किसी आम इंसान का शरीर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ज्यादातर सॉर्सरर जब अपनी तकनीक खो देते हैं तो वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यूजी की तो कर्स एनर्जी भी डिसेबल कर दी गई है और फिर भी ये इतने अच्छे से लड़ रहा है। ज्यादातर लोग तो उसके एक हथौड़े में ही निपट जाते हैं। यानी अब हिगुरुमा को भी थोड़ा संभल के लड़ना होगा और यूजी को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वो फिर से यूजी पर अटैक करने लगता है, जिससे यूजी नीचे स्टेज पर आ गिरता है। वो हिगुरुमा को बाथटब फेंक के मार देता है, लेकिन हिगुरुमा पानी से निकलते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा यूजी को मार देता है, जिसके नीचे यूजी दबने लगता है। हिगुरुमा को ऐसा लग रहा था कि वो कभी न टूटने वाले खिलौने के साथ खेल रहा हो। इधर यूजी की हालत खराब हो रही थी। वो सोचता है कि हिगुरुमा की भी कोई तो कमजोरी होगी ही। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि उसे रीट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से की जाए। उसके ये बोलते ही दोनों वापस हिगुरुमा के डोमेन में आ जाते हैं। जजमेंट जिसे भी सजा सुनाता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो रीट्रायल डिमांड कर सकते हैं, जब तक वो इंसान खुद अपना गुनाह कबूल ना कर ले। जजमेंट अब बोलता है कि यूजी पर इल्जाम है कि उसने शिबुया में ढेरों सारे लोगों को मारा है। अब ये सुन यूजी बोलता है कि हाँ, ये सच है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुन जजमेंट गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं और अब हिगुरुमा के हाथ में हथौड़े की जगह एक नई तलवार आ गई थी, जिसका नाम है एग्जीक्यूशनर्स सोर्ड। सबसे बड़ी सजा जो जजमेंट सुना सकता है वो है मौत की सजा। ऐसा होने पर हिगुरुमा के हाथ में एक सोर्ड आ जाती है और इस सोर्ड से वो अगर किसी को छू भी ले तो उस इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सोर्ड किसी भी सॉर्सरर को खत्म कर सकती है, गोजो या सुकुना को भी। हिगुरुमा मानता है कि किसी इंसान को समझने का मतलब है उसकी सारी कमजोरियां देखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोगों की कमजोरियां देखता है तो उसे इंसानियत सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत लगती है। रोज रोज क्रिमिनल्स को देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसके लिए हर इंसान कमजोर है, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या फिर यूजी इतादोरी जैसा इंसान जो सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में मोमबत्ती जलाने से अंधकार खत्म नहीं हो जाता है। हिगुरुमा से उसके सीनियर ने पूछा था कि वो लॉयर बनने की जगह सीधा जज क्यों नहीं बन जाता। तब हिगुरुमा ने जज बनने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान कमजोर होते हैं। पर उस समय हिगुरुमा का मानना था कि ये कमियां ही इंसानों को स्पेशल बनाती हैं। ये बात हिगुरुमा को इसीलिए याद आई है
क्योंकि यूजी ने ऐसे गुनाह को कबूल कर लिया था जो उसने कभी किया ही नहीं। सबूत वाला लिफाफा जो हिगुरुमा को दिया जाता है, उसके अंदर क्या है ये बात हिगुरुमा को पहले ही पता चल जाती है। उसमें लिखा था कि शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, ना कि यूजी ने। यूजी किसी तरह अब तक हिगुरुमा की सोड से बचा हुआ था। हिगुरुमा अब अपनी सोड को गायब कर देता है और यूजी उसे एक पंच दे मारता है, जिससे हिगुरुमा दूर जाके गिरता है। ये देख यूजी भी कंफ्यूज हो गया था। हिगुरुमा कहता है कि उस समय सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि यूजी ने कोई क्राइम नहीं किया है। यूजी बोलता है कि फिर भी गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन तुमने अपनी तलवार को गायब क्यों किया? तो हिगुरुमा कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था। शायद यूजी जैसे और भी अच्छे लोग होंगे जिन्हें हिगुरुमा की जरूरत होगी, और वो यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए भी मान जाता है। दोनों अब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि उसने कभी किसी को जानबूझकर मारा है, तो यूजी कहता है कि हाँ, जिस पे हिगुरुमा कहता है कि काफी बुरा लगा होगा ना। खैर, यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और एक नया रूल ऐड करवा देता है, जो था कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोगाने तुरंत ही ये नया नियम ऐड करवा देता है। इसके बाद हिगुरुमा अपना 1 पॉइंट यूजी को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अब अगले 19 दिन तक यूजी बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हिगुरुमा यहाँ से जाने लगता है। यूजी उसे बोलता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तब हिगुरुमा बताता है कि जब उसने पहली बार कोर्ट में अपना डोमेन खोला था, तब उसने वहां के जज और सामने वाले लॉयर को मार दिया था, जिन्होंने केइता को गलत सजा दिलवाई थी, और उन्हीं से हिगुरुमा को 2 पॉइंट्स मिले थे, और बाकी 100 पॉइंट्स उसने कॉलोनी में आने के बाद हासिल किए थे। जब कलिंग गेम खत्म होगा, तब हिगुरुमा खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अगर वो यूजी के साथ रहा तो उसे खुद से और ज्यादा नफरत होती रहेगी। इतना कहकर हिगुरुमा यहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ खत्म होती है जुजुत्सु काइजन के इस एपिसोड।